दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला, रेडियो विजन अकोला और शिवाजी महाविद्यालय के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर और आज दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला मना रहा है विश्व मानसिक आरोग्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन एक एनजीओ है और दिव्यांग शिक्षा, रोजगार एवं आरोग्य के लिए पूरे विश्व में अपना कार्य कर रहा है। दोस्तों, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में यह विशेष कार्यक्रम आप सबके लिए, और आज हमारे साथ है डॉक्टर रश्मि मेहता। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर रश्मि मेहता दिव्यांग सोशल फाउंडेशन की सदस्य है, साथ ही साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस करती है और एक अच्छी काउंसलर है जो दिव्यांगों को काउंसिल करती है। साथ ही साथ जिनको इस मानसिक व्याधि से कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण करने का महत्वपूर्ण कार्य मैम कर रही है। तो मैम, आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो इस दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सभी देखने वाले व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? नमस्ते। आज विश्व मानसिक आरोग्य दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो रोज ही हमें एक अच्छा मानसिक आरोग्य होना होता है, हाँ। तो ज़रूरी है कि एक दिन ना मनाकर हम अगर रोज इसे अपनी हैबिट में लाते हैं तो हम अपने साथ दूसरों का भी जीवन जो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, हम उसे अच्छी राह दिखा सकते हैं और उनको बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो आज मैं सर के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी प्रश्न हैं और जो भी इस विषय पर हम अच्छी चर्चा कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकें, यही हमारी आज की इच्छा रहेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी ने मैम से भी बात सुनी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में यह विशेष कार्यक्रम आप सबके लिए हम यहाँ कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, आप सबको एक बार फिर से मैं विनती करता हूँ कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के दिव्यांग छात्रों के लिए आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो हमारे पोस्ट में लिखे हुए गूगल पे और फ़ोन पे नंबर 9423650090 पर आप डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस उपलक्ष्य में हमारा एक विशेष कार्यक्रम YouTube चैनल पे भी अपलोड होने वाला है। तो दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के इंस्टा पेज को भी आप लाइक करें, फॉलो करें। साथ ही साथ दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर दिव्यांग शिक्षा के लिए बहुत से वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, तो उनको देखना ना भूलें। तो मैम, आज हम देखते हैं कि कोरोना के कारण बहुत लोगों का रोजगार गया है, हमारे दिव्यांग बंधुओं का भी रोजगार गया है। तो हम सबसे पहले एक बात, दिव्यांगों के इस रोजगार जाने से उनमें जो डिप्रेशन आया है, जैसे हम देखते हैं रेलवे में हमारे कुछ दिव्यांग बांधव कार्य करते थे, अभी बाहर जाने का प्रॉब्लम आया, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड लोगों को तकलीफ हुई है, मेंटल रिटायर्ड भी कुछ दिव्यांग है, उनको भी प्रॉब्लम हुआ है। तो इस बारे में आप उनसे क्या कहना चाहोगे, उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि मेंटल उन पे जो प्रॉब्लम आया है और घर बैठ के बोरियत आई है और रोजगार भी गया है, तो हम दिव्यांगों से स्टार्ट करेंगे जी। तो उनके लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी का हमारे ये चैनल पे स्वागत करती हूँ और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब कोई एक रास्ता बंद हो जाता है तब बहुत से दूसरे रास्ते भी खुलने लगते हैं। तो हमें दूसरी जो गतिविधियां हैं, दूसरे जो प्रोग्रामिंग्स हैं, दूसरी जो एक्टिविटी है, प्रवृत्ति है कि हम जो काम कर रहे थे अब काम वो हमारा बंद हो गया है या हमें अब वो काम नहीं मिल रहा है, तो हमारी मानसिकता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि और हमें दूसरे उसके जो दूसरे पर्याय हैं वो ढूंढने चाहिए कि
कि मेरे पास अगर दूसरी कुछ एबिलिटी है तो मैं उसमें वर्क करूं, किसी और से सलाह मशवरा करूं जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे घर के सदस्य होते हैं, या जो हमारे दोस्त होते हैं, या हम जिनके यहाँ पे काम करते हैं, हम उनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं कि भाई अगर मेरा ये काम बंद हो गया है तो मुझे आप सलाह दें कि मैं अपने योग्यता के अनुसार दूसरा और क्या काम कर सकता हूँ जिससे कि मेरी रोजगार चलती रहे और मेरा जो काम है वो बंद ना हो। तो किसी न किसी से आप जुड़े रहिए, उनसे सलाह लेते रहिए, और अगर आप हमसे भी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के ग्रुप पे ज़रूर हमें प्रश्न भेजिए, हम आपका निराकरण करेंगे वहाँ पर। और आपको आपकी क्या रुचि है, कौन से विषय में आपकी रुचि है, या आपको और क्या आता है, आप क्या नया कर सकते हैं, वो हमें बताइए, तो हम आपके लिए ज़रूर उस फील्ड में कार्य करेंगे। तो एक बहुत अच्छी सलाह मैम ने दी है। मैम आप इस क्षेत्र से कई सालों से जुड़ी है और काउंसलिंग करती है, तो आपका कुछ ऐसा अनुभव होगा कि दिव्यांगों को कुछ आपने सहयोग किया होगा, साथ ही साथ उनके परिजनों को, यानी जो घर में सदस्य रहते हैं। तो देखो, हम जब दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो हम देखते हैं कि कई अभिभावक जो है, माता पिता है, कभी कभी दिव्यांग अपना जो बच्चा उनके पास है तो उसको स्वीकारने का एक बड़ा उनको प्रॉब्लम रहता है, मानसिक उनको तान रहता है। फिर बाहर फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे को घर में लॉक करके जाते हैं। हमने दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के माध्यम से ये भी देखा है, और उन सभी जो अभिभावक है उनका हमने काउंसलिंग किया है, और आज वो अच्छा उनको भी साथ लेके कुछ शादी में फंक्शन में जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा बहुत अनुभव रहा है इस फील्ड में, काउंसलिंग के फील्ड में स्पेशली। तो मैंने देखा है कि बहुत जो माता पिता हैं, क्योंकि हमारे समाज के कुछ रीति रिवाज ऐसे बने हैं, तो पेरेंट्स को बहुत हिचकिचाहट होती है अपने ऐसे बच्चों को साथ में ले जाने की, क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं और फिर वो परिवार के प्रति उनका देखने का नजरिया बदल जाता है। तो ऐसे में माता पिता को भी बहुत हीन भावना होती है अपने बच्चों को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन बच्चा भी अपना है, तो हमें समाज से क्यों डरना चाहिए और क्यों इतनी हीन भावना रखनी चाहिए। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि जो बच्चा है हमारा, हम उसकी जो कमियां हैं उसको पहले पहचानें। और जो हमारे बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, या जो ऐसे डिसेबल वर्किंग में जो काम करते हैं, उनको हम उनसे मिलकर हम उनसे सलाह मशवरा करके उस बच्चे को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह से सक्षम होते हैं, लेकिन उनके ब्रेन का जो फंक्शन है, उनका जो मेंदू का फंक्शन है, वो थोड़ा सा कम चलता है, यानी वहाँ पर उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। किसी बच्चों को कोई बात थोड़ी देर से समझ में आती है, तो ऐसे बच्चे क्या कहीं पर भी मिसबिहेव कर लेते हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी वो बहुत अलग सा बिहेव करने लगते हैं। तो जब हम किसी डॉक्टर से या ऐसे किसी संस्था से जब जुड़ते हैं और बच्चों के लिए जब हम मार्गदर्शन लेते हैं, तो हम अपने बच्चों को उस वे में बहुत सही ढंग से ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें मदद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इससे माता पिता को भी बहुत राहत मिलती है। तो ये ज़रूर करें आप, और जुड़ते रहिए ऐसे ही डॉक्टर्स लोगों से, ऐसे पैनल से, और उनसे मिलते रहिए। थोड़े थोड़े दिनों में उनसे अपना सब रूबरू परिचय करते रहिए, बच्चों के बारे में डिटेल बताते रहिए। एक बात ध्यान रखिए, अपने बच्चों की ऐसी कोई भी बात डॉक्टर से ना छुपाएं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का मानसिक विकास और रुक जाता है। तो बच्चा आगे जो भी कुछ उसमें एबिलिटी है उसको बाहर निकाल कर उभरता नहीं है, निखरता नहीं है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अपने माता पिता के लिए और भी परेशानी हो जाती है। तो समाज का डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुल के फाउंडेशन के साथ जुड़िए, डॉक्टर्स लोगों के साथ जुड़िए, और अपना प्रॉब्लम उनसे शेयर कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं नई राह जरूर मिलेगी। यानी आपका कहना है कि शेयरिंग करना बहुत आवश्यक है। लोगों में घुलना मिलना आज जो कम हुआ है वो आवश्यक है, और विशेषतः दिव्यांग बच्चों को, सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन का भी यही कार्य चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आपके आजू बाजू में जो ऐसे कुछ दिव्यांग छात्र होंगे तो उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला दे रही है। तो इस स्कॉलरशिप का भी लाभ उन दिव्यांग परिवारों तक आप पहुंचा सकते हो हमारे हेल्पलाइन के सहायता से। हमारा हेल्पलाइन है 9423650090। श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला और गणेश नगर लहान उमरी अकोला, यहाँ हमारा सेंटर चालू है। तो आप सभी से अनुरोध है कि बिल्कुल अपने जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए यह स्कॉलरशिप प्रदान कीजिए। दूसरा सवाल हमारे फेसबुक के माध्यम से हमें मिला है कि अभी स्कूल भी शुरू होने जा रहे हैं तो उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तक घर में कैद थे, घर में रह के उनका भी एक मानसिक थोड़ा कम ज्यादा हुआ था और अभी एकदम बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें अंतर कैसे हो सकता है और मानसिक दृष्टया उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? जैसे अभी हम अभी जानने में हमारी जानकारी में आ रहा है कि अभी स्कूल सब शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका बहुत ध्यान रखना है, जो भी हमें सब बताया गया है डिस्टेंस रखना वगैरह, तो स्कूल में भी इन बातों की जानकारी दें। जो भी स्कूल के सहकर्मी हैं वो जानकारी दें इस बारे में और बच्चों को उसी तरह से ट्रेन करें। अच्छा, बहुत समय से अभी बच्चे घर में हैं तो थोड़ी उनको अब डिसिप्लिन की आदत नहीं रही है, तो बच्चे अब स्कूल जाना शुरू करेंगे तो नेचुरली थोड़ा बहुत तो उनका डिसिप्लिन बिगड़ेगा ही। तो टीचर्स लोगों की मेहनत अभी ज़्यादा लगने वाली है, पेरेंट्स की भी मेहनत ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि समय पे बच्चों को उठाना, उनको रेडी करना, स्कूल भेजना। अब घर के माहौल से बच्चे इतने ऐसे मतलब ऐसा उनको लगने लगा है कि अब घर ही उनका स्कूल बन गया है। तो स्कूल जाने में भी बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सब स्ट्रिक्टली हो जाएगा, एक डिसिप्लिनाइज्ड हो जाएगा, टाइम टेबल के अनुसार हो जाएगा। तो बच्चों की मेंटालिटी को समझ के उनको धीरे धीरे ये बात फीड करनी है कि अभी आप स्कूल जाएंगे, वहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग एक्टिविटी सिखाई जाएगी। तो इस तरह से उनको मेंटली ट्रेन करना है। तो बच्चे खुद ब खुद स्कूल 1-2 दिन जाने के बाद उनका जब ग्रुप मिलेगा, उनके दोस्त मिलेंगे, तो वो खुद ही उस जो एटमॉस्फेयर है स्कूल का उसमें वो बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। यहाँ पे जिम्मेदारी टीचर्स लोगों की बढ़ने वाली है, क्योंकि कोरोना का जो हमें नियम बताए गए हैं उस नियम का हमें ज़रूर से पालन करना है। बच्चे छोटे हैं, वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी हाथ लगाएंगे एक दूसरे को या जो कुछ भी ये हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उस पर खास ध्यान रखना है। और ये बच्चे जब स्कूल से घर जाएं तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे बच्चों की मानसिकता बन जाएगी, उनको फिर वो एटमॉस्फेयर अच्छा लगने लगेगा। तो दोनों की ही जिम्मेदारी बराबर की हो जाती है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। टीचर्स भी उनको एक अपना परिवार समझते ही हैं टीचर तो, लेकिन अभी ये जो गैप पड़ गया है तो इससे उनको फिर से नए सिरे से उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा बच्चों को। तो ये दोनों की ही जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैम हमने अभी देखा कि 1.5 साल हो गया और ये जो कालावधि है इसमें जो 24 आवर्स काम करने वाले लोग हैं, जैसे पुलिस प्रशासन है, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स है, मेडिकल वर्कर्स है, सफाई कर्मी है, इन्होंने बहुत कार्य किया है। इनका जितना हम तारीफ करें उतना कम है और इनके वजह से हम आज सुरक्षित है। तो इनको भी बहुत सा मानसिक तान तनाव हमने देखा है, टीवी में बातमी देखी है या पेपर में न्यूज़ भी पढ़ी है उस बारे में। तो इस बारे में आप उनसे या समाज से क्या कहना चाहोगे कि ये 24 और लोग काम करते हैं और लोग भी कभी कभी उनको अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम उनको भी आते हैं। विशेषता शारीरिक कम आते हैं पर मानसिक व्याधि बहुत उनको आती है। तो उस बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, सबसे पहले तो समाज का ही फर्ज है कि ये हमारी एक यूनिटी है। ये हम इनको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं। हम एक सेकंड के लिए हम सोच के देखें, अगर इन दिनों हमारे सफाई कर्मचारी नहीं रहते तो हमारे घर के आसपास के वातावरण की क्या हाल हो जाता है।
दूसरा, अगर डॉक्टर्स ये कहते कि भाई कोरोना तो सबको ही होगा, तो हम अपनी जान क्यों जोखिम में डालें? लेकिन नहीं, समाज के हर वर्ग ने जो इस क्षेत्र से अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सबने अपना 100% योगदान दिया है। और यही जो अलग अलग फील्ड के हमारे सहकर्मी हैं, वो हमारे वॉरियर बन के हमारे साथ खड़े हुए हैं, तभी आज हम कोरोना को हरा पाए हैं। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि लोग प्रशासन को बहुत सही ढंग से उनको हेल्प नहीं करते हैं, उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, पर ये बताते हैं कि नहीं, जैसे कि उनका ही वो काम है तो उनको करना है। ऐसा नहीं होता है। समाज के हर सदस्य को उनके साथ जुड़े रहना है। एक डॉक्टर्स भी कोशिश यही करता है कि उनका पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, और जो कितने अलग अलग क्षेत्रों में से जो जुड़े हुए हैं, पुलिस को भी तो अपना कार्य 24 घंटे करना पड़ता है, तो हमें भी उनको सहकार्य करना चाहिए। सफाई कर्मी हैं, हमारे जो दूसरे हेल्पर्स हैं हमारे, उनको भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो हमारे लिए दिन रात तैयारी करते हैं, तब आज हम इतनी सेफ जगह पे पहुंचे हैं। हमें उनको मान सम्मान देना चाहिए और उनके कार्य को हमें सराहना चाहिए, तभी हम इसमें और आगे जाकर ये जंग हम 100% जीत सकते हैं। तो मैम, आप काउंसलिंग करती है और युवाओं को भी आप काउंसलिंग करते हो, तो देखो अभी भी हमने जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, उसमें विशेषतः ड्रग्स एडिक्ट जो युवा पीढ़ी है, उसके बारे में भी बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये ड्रग्स के तरफ युवा पीढ़ी क्यों जाती है, और वो ना जाए इसलिए हम क्या कर सकते हैं घर में? विशाल जी, आपने ये बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। और सच पूछिए तो ये जिम्मेदारी यानी समाज के हर वर्ग की है। स्पेशली माता पिता की तो रहती ही है, इसमें 100% उनकी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके दोस्त कौन है, स्कूल में क्या करता है, वो घर में हमारे साथ कैसा बिहेव करता है। तो ये भी एक माता पिता की और परिवार के सदस्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। परिवार के यानी माता पिता की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चे को समझें। क्या हुआ है कि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है और हमारे पास इतने सब सुख सुविधा के साधन हैं हमारे पास। जब हमारी लग्जरियस लाइफ होती है ना, तो हमें बिना बोले हर चीज़ मिल जाती है, तो उन चीज़ों की हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये होती है, पेरेंट्स को लगता है कि हमारा एक ही तो बच्चा है और हमारे पास सब सुख सुविधा है, तो हम उसको अच्छे से अच्छा सब दें। वो कोशिश यही करते हैं कि उसको अच्छा एजुकेशन मिले, वो हर तरह से समाज से जुड़ा रहे, जीवन में आगे बढ़े। लेकिन इसमें होता क्या है, पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वो अपने काम क्रिया में बिजी हो जाते हैं, उनके अलग अलग अपने अपने प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, और बच्चा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में बिजी हो जाता है। और आजकल अगर मैं कहूँगी तो शायद बहुत से पेरेंट्स को पसंद भी ना आए, लेकिन मोबाइल ने दुनिया इतनी छोटी कर दी है कि हर चीज़ वहाँ पे विदिन अ सेकेंड अवेलेबल हो जाती है। तो उनको लगता है कि वहाँ जो दिखता है, वहाँ जो हम सुनते हैं, वही हमारी जिंदगी है ना। और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारा बेटा एक्टिविटी कर रहा, खेल रहा, स्कूल जा रहा, तो वो परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स की और परिवार की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा ये है कि वो अपने बच्चों के दोस्त बने। बच्चा बाहर किसी दोस्त से अपनी बात शेयर करे, उससे पहले हमें सावधान होने की ज़रूरत है, और हमें अपने बच्चों के दोस्त बनना है। ये भूल जाए थोड़े समय के लिए कि हम माँ बाप हैं, हम उनको हर चीज़ दे सकते हैं, तो हमें उनको डांटने का भी हक है। नहीं, अब ये ज़माना बदल गया है। जब तक हम उनके क्लोज होकर, उनकी हर बात में इंटरेस्ट लेकर उनकी परेशानी नहीं समझेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा बच्चा दिन भर क्या करता है। अगर हमारे बच्चे के व्यवहार में या उसके बोलने में हमें कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ अलगपन दिखाई देता है, इमीडिएट सावधान हो जाइए और अपने बच्चे के सबसे पहले दोस्त बनिए। बच्चा पढ़ाई में क्यों कमज़ोर हो रहा है, बच्चा रेगुलर क्यों नहीं है, बच्चे की हेल्थ क्यों डाउन हो रही है, या बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं, वो सबसे पहले एक माँ को ध्यान में आती है, फिर पिता की। तो दोनों की जिम्मेदारी ये बनती है
कि अपने बच्चे को दोस्त समझ के यस, उसके साथ हर अपनी बात शेयर करें, उसका डेली रूटीन जरूर से समझें कि वो दिन भर क्या करता है। इस तरह से हमें पता चलेगा, वो अकेला भी नहीं रहेगा बच्चा, और बच्चा भी ये समझेगा कि उसके पेरेंट्स हरदम उसके साथ हैं। जब उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा तो उसको फोबिया नहीं होगा, फोबिया नहीं होगा तो एंजाइटी नहीं आएगी, और वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और ऐसे गलत राहों पर जाने से हम उसे बचा सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला से भी ये जो यंग जनरेशन है उनको जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे दिव्यांग सोशल फाउंडेशन में रीडर एंड राइटर ग्रुप है जो दिव्यांग विद्यार्थियों के परीक्षा के समय उनके राइटर और रीडर के लिए कार्य करती है। तो इनमें तो हमारे जो नौजवान हैं वो 20 से 30 साल तक छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी के नए बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं। तो मैं दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप सभी से अनुरोध करूंगा कि दिव्यांग सोशल फाउंडेशन का ये जो रीडर राइटर ग्रुप है इनमें भी अपने जो युवा स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक सोशल एक्टिविटी में अपना इनरोल करना चाहिए। और इस इनरोल करने के लिए सिंपल स्टेप है, आप अभी जो फेसबुक लाइव चल रहा है इस पे आप अपना नाम लिख सकते हो। हमारा जो फ़ोन क्रमांक है, हेल्पलाइन है 9423650090 पर आप संपर्क कर सकते हो। तो मैम ये तो हुई बच्चों की बात, युवा पीढ़ी की बात, पर हम ये भी देखते हैं कि आज संयुक्त परिवार नहीं रहा, है ना, ज्वाइंट फैमिली नहीं रही है, और विविधता परिवार अभी गांव में भी आ रहा है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक है उनको भी मानसिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाँ सफर कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर घर में काम करने वाले लोग रहते हैं, उनके सहायता से ये लोग अपनी जिंदगी काटते हैं, और घर के जो युवा नौजवान रहते हैं वो नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, और उनका जो आरोग्य भी अच्छा नहीं रहता और मानसिक आरोग्य भी अच्छा नहीं रहता। तो इस बारे में आप सभी से क्या कहना चाहोगे? हमारे जो परिवार में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हाँ। उनकी देखभाल करना तो हमारा फर्ज है। लेकिन जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो उनमें डिप्रेशन बहुत आने लगता है, और जब डिप्रेशन आने लगता है तो वो धीरे धीरे हर काम से जी चुराने लगते हैं। उनको किसी बात में कुछ भी मज़ा नहीं आता, और क्या होता है कि युवा पीढ़ी अपने अपने प्रोग्रामिंग में, अपने अपने काम में फुल टू बिजी है। तो दोनों के वेव्स बहुत अलग अलग हो जाते हैं, और जब फैमिली के मेंबर्स जब बाहर रहते हैं और बुजुर्ग जब सिर्फ घर में अकेले हो जाते हैं, तो परिवार के जो हमारे दूसरे सदस्य हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो जहाँ रहते हैं, हमारे बुजुर्ग जहाँ रहते हैं उसके आसपास के वातावरण से उनको जोड़े रखें, कि उनके आस पड़ोस में उनके बुजुर्ग के जैसे और कई बुजुर्ग हैं क्या, तो उनके लिए हम क्या प्रवृत्ति कर सकते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में उनका गैदरिंग कर सकते हैं, उनके लिए हम कुछ सामाजिक ऐसे उपक्रम लगा सकते हैं, और उनकी जो बोलते हैं ना, एक उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनके पास क्या है सीखने जैसा। तो जो हमारे आसपास के घरों में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ उनका एक मेलजोल हम बना सकते हैं, ताकि ये अपनी बातें उनसे शेयर करें, अपने अनुभव उनसे शेयर करें, तो उनको भी मज़ा आए और बुजुर्गों को भी यह लगे कि नहीं, उनके जीवन में भी दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करें। तो बिल्कुल ये भी बहुत एक अच्छा आपने यहाँ बताया है। दोस्तों आप सभी से फिर से अनुरोध है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में बहुत से सवाल आपके आ रहे हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आ रहे हैं, और एक अलग कार्यक्रम भी हम जल्द आपके लिए लाएंगे जिसमें अलग अलग विषयों को हम सम्मिलित करेंगे, तो उसके बारे में भी मैम बताएंगी। तो मैम अभी हमारे पास जो सवाल आए हैं उनमें देखो, आज नवरात्र चल रही है और माँ शक्ति, माँ दुर्गा का उत्सव चल रहा है, और हम तो ऐसे कहते हैं, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के सभी सदस्य ऐसे कहते हैं कि
रोज नवरात्र है, क्योंकि हर एक सही दिन बात है। महिलाओं का है, जी। वुमेन्स डे हम मनाते हैं। यस यस यस, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा है। सरस्वती माता का हम स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी का हम पूजा करते हैं, साथ ही साथ माता काली का, दुर्गा की भी हम पूजा करते हैं। तो महिलाओं के लिए भी पूरा दिन सवेरे से रात तक काम करना है, वो फैमिली के लिए वक्त देती है, बाहर जाती है, अपनी नौकरी करती है, बच्चों को वक्त देती है और अपना हर एक कर्तव्य करती है। तो उनमें भी डिप्रेशन आता है, कई हाँ। महिलाओं में ऐसा डिप्रेशन आता है, कमजोरी आती है ना। तो उनके बारे में, उनके सेहत के लिए, मानसिक आरोग्य के लिए आप क्या कहोगे? देखिए, सर ने जैसे बताया कि स्त्री के कितने रूप सर ने हाँ। हमें बताए अभी। अगर हमारे घर की जो स्त्री है, जो हमारी अन्नपूर्णा कही जाती है, हाँ, हमारा पूरा घर और हमारा स्वास्थ्य सब कुछ उसी पर ही निर्भर होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि घर में उसको अनदेखा कर देते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि भाई ये उसका कर्तव्य है तो वो कर रही है, लेकिन वो भी हमारी ही एक सदस्य है, हमारे ही परिवार की एक हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे परिवार की धरोहर है वो। तो हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, उनके खान पान का हमें भी ध्यान रखना है और उनको हम किस तरह से सक्षम बना सकते हैं। Yes. तो उनकी क्या रुचि है, वो दिन भर जो इतना मेहनत करती हैं, तो हम उनके साथ मिलकर उन्हें कुछ हेल्प कर सकते हैं। उनकी क्या तकलीफ उनको कहाँ होती है घर परिवार संभालने में, वो अपने लिए क्यों समय नहीं दे पाती हैं, इससे उनका भी स्वास्थ्य बहुत खराब होता है। यानी वो हीमोग्लोबिन तो हमेशा मैंने देखा है, ज़्यादातर घर की जो गृहिणियां हैं उनका हीमोग्लोबिन हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि वो सभी के खान पान का बहुत ध्यान रख लेती हैं, दिन भर उत्साह से काम करेंगी, लेकिन जब अपनी खान पान की बारी आती है तो वो अपनी तरफ से एकदम बेफिक्र हो जाती हैं, वो नहीं ध्यान रखते हैं इतना। तो घर के सदस्यों का ये फर्ज बनता है कि वो उनके साथ जुड़ें, उनके साथ ही खान पान करें, ताकि उनको भी एक अपना परिवार लगे कि हाँ वो भी इस परिवार से जुड़ी हुई है और घर के सदस्यों को उनकी ज़रूरत है, वो उन्हें मान सम्मान देते हैं। तो महिलाओं के प्रति घर के सदस्यों का ये फर्ज बनता है कि वो उनके खान पान पर और उनके आपस के व्यवहार पर बहुत ध्यान रखें और उनको अपनाएं, उनके साथ जुड़े, उनकी हर एक्टिविटी में भाग लें, ताकि उनके काम का लोड भी थोड़ा कम हो जाए और पूरा परिवार एक साथ मिलके हंसते खेलते बातचीत करते अपना काम करे। यस, तो दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के माध्यम से वर्ल्ड फूड डे जो हम 14 अक्टूबर को मना रहे हैं, शाम 7 बजे डॉक्टर मंजुश्री जामरुनकर हमारे साथ जुड़ने वाली है। साथ ही साथ 15 और 16 अक्टूबर को दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के माध्यम से इंटरनेशनल व्हाइट केन सेफ्टी डे, स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए, छात्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम फेसबुक लाइव, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपके लिए आने वाला है। तो आप सभी इस कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो मैम, जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिव्यांग सोशल फाउंडेशन तो पहुंच रही है, आप भी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन से जुड़ गए हैं, तो लोगों को आप क्या आह्वान करोगे कि इस फाउंडेशन से जुड़े और अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए एक साधारण आप कुछ ट्रिक्स उनको बताते तो अच्छा हो जाएगा। आज हम मानसिक दिवस मना रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साल में एक ही बार 10 तारीख को ही मनाना चाहिए। नो, नॉट नेसेसरी। हम जीवन में छोटी छोटे पलों को खुशियों में बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें हमारी सकारात्मकता बहुत मायने रखती है। तो हमारे विचार हमेशा सदैव पॉजिटिव रहने चाहिए और हमें छोटी छोटी बातों से खुशियाँ लेते आनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता जब हमारे जीवन में रहेगी तो हर दिन हमारे लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। जब हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं या किसी चीज़ में नकारात्मकता ढूंढने लगते हैं या हमें वो नज़र आने लगती है, तो हमारा मानसिक मनोबल कम होते जाता है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान न देकर कहाँ से हम कुछ अच्छा ले सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे विशाल सर ने बताया,
दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला। हम ज़रूर इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे पास जो कुछ भी उनको सिखाने के लिए है, उनकी एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए है, तो हम उनके प्रति अपना कार्य दे सकते हैं और उनको हेल्प भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी खुशियां हैं, सबके अपने अपने एक अलग अलग विचारधारा होती है और सबके अपने अपने एक अलग शौक होते हैं। तो जो हमारी हॉबी है वो हम अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारी खुशियां अपने लिए बटोर सकते हैं और हमारी सकारात्मकता सोच हमें वहां तक ले जा सकती है। तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ 10 तारीख को ही मेंटल हेल्थ डे मनाना ज़रूरी नहीं है। जीवन का हर क्षण हमारे लिए खुशियों भरा होता है, सिर्फ हमारी सोच और हमारी विचारधारा सकारात्मकता होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी दोस्तों कि अपने घर परिवार में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढें, उन्हें एक दूसरे को समझें। ज़रूरी नहीं है कि हर बात में बहुत ज़ोरों से चिल्लाने से या ये करने से बात बन जाती है। जब हम एक दूसरे को समझकर बातें शेयर करते हैं तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास ही हमको एक अच्छे आरोग्य की तरफ ले जा सकता है। तो हमारा हर दिन मानसिक आरोग्य दिवस सकारात्मक होना चाहिए, मेरी यही आपसे आशा रहेगी। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मैम आपने किया है। दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला, रेडियो विजन अकोला और शिवाजी महाविद्यालय के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आगे भी हम अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग सेशन जो मानसिक आरोग्य के माध्यम के होंगे तो मैम हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आपके जो भी सवाल इस मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में होंगे तो हमारे इस फेसबुक पेज पर आप जरूर लिखें, क्योंकि उस उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम हम तैयार करेंगे। जैसे महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम, पुरुषों के लिए कुछ अलग कार्यक्रम रहेंगे, बच्चों के लिए विशेषता अलग रहेंगे और दिव्यांगों के लिए तो दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला हर समय कार्य करता है। और बहुत अच्छे कुछ बातें दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के साथ हो रही है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप सभी से यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, हर एक का जन्मदिन रहता है और अपनी खुशी हम अपने परिवार के साथ तो मनाते हैं, पर दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के साथ भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हमारी जन्मदिन की खुशी मनाते हैं। 5 अक्टूबर को श्री विष्णु शेलके का जन्मदिन था और जलगांव यहाँ रहने वाले विष्णु शेलके दिव्यांग सोशल फाउंडेशन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने 501 रुपये का डोनेशन दिव्यांग शिक्षा के लिए हमारे गूगल पे यहाँ समर्पित किया। तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के इस बर्थडे सेलिब्रेशन में जुड़ सकते हो। तो कैसे? तो सिर्फ 365 रुपये आप दिव्यांग सोशल फाउंडेशन को अपने जन्मदिन पर या अपने घर के किसी सदस्य के जन्मदिन पर डोनेट कर सकते हो। तो आप कहोगे कि 365 से क्या होगा? तो 365 से दिव्यांग शिक्षा के लिए हम ब्रेल बुक्स का निर्मित जो करते हैं, साथ ही साथ व्हाइट केन जो हम डोनेट करते हैं, साथ ही साथ हम व्हील चेयर जो दिव्यांगों को प्रदान करते हैं और हमारी जो विशेष योजना है, हर साल हम 100 दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक स्कॉलरशिप देते हैं। तो इस एजुकेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी आप अपना पूरा सहयोग कर सकते हो। तो उसका प्रारंभ आप इस 365 के योजना से कर सकते हो। तो आप सभी से अनुरोध है कि दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक पे इस योजना के बारे में पूरी जानकारी है। अधिक जानकारी के लिए और गूगल पे, फ़ोन पे करने के लिए 9423650090 पर आप अपना डोनेशन दे सकते हो। इस कार्यक्रम का तकनीकी सहयोग हमारे श्री प्रसाद झाड़े, श्रीकांत कोरडे, हिमांशु निमकरडे, अनामिका देशपांडे और दिव्या चौहान द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के माध्यम से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्राध्यापक विशाल कोरडे और डॉक्टर रश्मि मेहता आप सभी से इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।